एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वी लव मैथ्स पर। और आज से हम कक्षा 12वीं भौतिक की कक्षाएं भी शुरू कर रहे हैं। और कक्षा 12वीं भौतिक की बात करें तो इकाई पहला का नाम है स्थिर वैद्युत। और इस इकाई पहला में 2 अध्याय हैं। और अध्याय पहला में हमको पढ़ना है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिर विद्युत का मतलब क्या होता है। स्थिर विद्युत या फिर स्थिर वैद्युतिकी, ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुण और उससे संबंधित विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल हो गया, विद्युत विभव हो गया, विद्युत धारिता हो गया, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत या फिर स्थिर वैद्युतिकी। अब यहाँ पर हम एक शब्द पढ़ रहे हैं विद्युत, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। इस शब्द की व्युत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन शब्द से बना है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इलेक्ट्रॉन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एम्बर। अब ये एम्बर की क्या स्टोरी है। आपने सुना होगा थेल्स का नाम, महान यूनानी वैज्ञानिक थेल्स। उन्होंने ज्ञात किया कि एम्बर नामक एक पदार्थ है, एम्बर नामक पदार्थ, ये जो एम्बर नामक पदार्थ है इसको हम ऊन से जब रगड़ते हैं, ऊन से रगड़ने पर एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। एम्बर नाम के पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो इसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। यानी कि एम्बर को जब हम ऊन से रगड़ते हैं तो एम्बर जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या फिर छोटी छोटी पत्तियों को या फिर धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लगभग 2000 वर्षों तक किसी ने इस बारे में अपना ध्यान नहीं दिया। और कई वर्षों के बाद, 2000 वर्षों के बाद, एक वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने एम्बर की तरह और कई पदार्थों का पता लगाया जिनको रगड़ने पर उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। किसी पदार्थ में कम मात्रा में होता है, किसी पदार्थ में ज्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे पहले थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ ज्ञात किया। उसके बाद विलियम गिलबर्ट ने एम्बर की तरह और कई पदार्थों का पता लगाया जिनको रगड़ने पर उनमें छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम किसी पदार्थ को रगड़ रहे हैं तो उसमें आकर्षण का गुण क्यों उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इसको हम रगड़ते हैं तो इसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या छोटे छोटे पंख को या धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान लीजिए यहाँ पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये कागज के टुकड़े हैं। अब कागज का टुकड़ा हो या फिर पत्तियों की टुकड़ा हो, इस पर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक चीज पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और इस पर भी लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये जो पदार्थ है इसको हम रगड़े हैं तो उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ को जब रगड़ा गया तो उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ तो कोई न कोई ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी। उसी ऊर्जा को परिभाषित किया सर थॉमस ब्राउन ने। अब सर थॉमस ब्राउन ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि वह ऊर्जा
जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसी ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस ऊर्जा को कहते हैं, वो जो ऊर्जा है उसको कहते हैं विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है वो किसी पदार्थ को रगड़ने पर या फिर घर्षण करने पर उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इस ऊर्जा को घर्षण विद्युत भी कहते हैं। ये जो विद्युत है उसी को हम कहते हैं घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो कब उत्पन्न हो रही है? जब हम पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ रहे हैं, यानी कि उसका घर्षण कर रहे हैं, तो घर्षण से ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं घर्षण विद्युत। और ये जो विद्युत है वो स्थिर रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत। जिस पदार्थ को हम रगड़ रहे हैं, इस पदार्थ को हम रगड़ रहे हैं और इसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, तो इस पदार्थ को हम कहते हैं आवेशित। आवेशित कर रहे हैं मतलब इसमें आवेश आ गया। और अध्याय का नाम क्या है? विद्युत आवेश। अध्याय का नाम है विद्युत आवेश। तो ये विद्युत आवेश मतलब क्या हुआ? विद्युत आवेश क्या है? तो ये प्रत्येक कण की अंतर्निहित गुण होता है। विद्युत आवेश प्रत्येक कण की अंतर्निहित गुण होता है, जिसके कारण किसी पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। और ये जो विद्युत आवेश है ये अदिश राशि होता है। अदिश राशि, इससे पहले आप पढ़े हो अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश दिशा रहित, मतलब ऐसे भौतिक राशि जिसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता। तो विद्युत आवेश जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम और कैपिटल सी से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आवेश के प्रकार। अब हम देखते हैं आवेशों के प्रकार। तो आवेशों के प्रकार को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं, या एक प्रयोग किया गया। ये कांच का छड़ है, ये हो गया कांच का छड़। कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इसमें एक आवेश आ जाता है और उसी आवेश को हम कहते हैं धन आवेश। इसी प्रकार एबोनाइट का छड़ है, ये है एबोनाइट का छड़। इसको हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। इसको हम रगड़ते हैं ऊनी कपड़े से। तो एबोनाइट के छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है वो कहलाता है ऋण आवेश। अब प्रयोग कैसे किया गया? तो कांच के दो छड़ों को हम एक दूसरे के पास लाए तो दोनों छड़ जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। इसी प्रकार से एबोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़े, उसके बाद हम एबोनाइट के दो छड़ों को एक दूसरे के पास लाए तो उनके बीच भी प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन जब कांच के छड़ और एबोनाइट के छड़ को एक दूसरे के पास लाए तो उनके बीच में आकर्षण हुआ। तो इस प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष निकला? इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि आवेश जो है दो प्रकार का होता है और यदि एक समान आवेश को हम एक दूसरे के पास लाते हैं, सजातीय आवेशों को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। और अलग अलग आवेश को यानी कि विजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। तो इसके आधार पे यह माना गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं।
ये जो कांच का छड़ है जिसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो इसमें जो कांच के छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको पहले कहा गया कचाव। यहां जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको कहा गया कांचाव, क्योंकि कांच में उत्पन्न हो रहा है। एबोनाइट के क्षण को ऊनी कपड़े से जब रगड़ा गया तो एबोनाइट के क्षण में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको कहा गया रेजिनी। मतलब आवेश दो प्रकार का हो गया, कांचाव और रेजिनी। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नया नामकरण किया। ये जो कचाव आवेश है ये कब उत्पन्न हुआ है? जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े थे, तो इस आवेश को उन्होंने नाम दिया धन आवेश। और एबोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है जिसको पहले कहा जाता था रेजिनी, इसको उन्होंने नाम दिया ऋण आवेश। और आवेश के नामकरण की इसी परिपाटी को हम आज भी पढ़ते हैं, इसी परिपाटी का उपयोग करते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब अगर हम धन आवेश की परिभाषा बनाएं, धन आवेश किसे कहते हैं, तो अभी जो प्रयोग करके देखे थे या जो प्रयोग हम पढ़े हैं उसके आधार पे हम धन आवेश किसे कहेंगे? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। इसी तरह एबोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। तो यहां तक आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। दूसरी बात, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। मतलब सारांश में हम ये कह सकते हैं, हमको क्या याद रखनी है? आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। दूसरी बात, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, मतलब धन आवेश और धन आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा, ऋण आवेश और ऋण आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रकार विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। विजातीय आवेश मतलब अगर धन आवेश और ऋण आवेश है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो उनके बीच में आकर्षण होता है। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। कोई भी तत्व धन आवेश कब बताता है, ऋण आवेश कब बताता है, ये सब हम पहले पढ़े हैं। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका विन्यास करोगे तो 2, 8 और 1। अष्टक नियम के अनुसार हम कहें तो सोडियम जो है स्थायी नहीं है, तो स्थायी होने के लिए क्या करेगा? तो स्थायी होने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो हम ये कहते हैं कि सोडियम प्लस हो गया और 10 और ये हो गया 2 और 8। मतलब सोडियम क्या किया? तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो स्थायी हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसलिए हम यहां पर क्या बताते हैं? 1+ बताते हैं। इसको हम कहेंगे धन आवेश। अब ये इलेक्ट्रॉन की हानि है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि। तो इलेक्ट्रॉन की हानि से जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो कहलाएगा धन आवेश। अब ऐसा क्यों होता? आप पढ़े हो परमाणु की संरचना में, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। और एक परमाणु में अगर हम कहें तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब परमाणु के अंदर में जितना ऋण आयन होता है उतना ही धन आयन होता है। तो अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है ना, इसका मतलब क्या है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन है। अब यहां क्या हो रहा है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो सोडियम में बचे 10 इलेक्ट्रॉन
लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है, 11 प्रोटॉन है। तो यहां से आप देखो अधिकता किसकी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा प्लस। इसीलिए जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तब वो प्रदर्शित करता है प्लस आयन। इसी प्रकार से हम ऋण आवेश को भी समझ सकते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2, 8 और 7। ये भी अभी स्थायी नहीं है अष्टक नियम के अनुसार। तो स्थायी होने के लिए क्या करता है, तो स्थायी होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं माइनस, और ये हो गया 17 और 1 18, मतलब इसका विन्यास हो गया 2, 8 और 8, स्थायी हो गया। अब क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो हम माइनस क्यों बता रहे हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो प्लस क्यों बता रहे हैं, ये क्लियर हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब किसकी संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहां से आप समझिए, अगर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। अब क्या हुआ, ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 17 ही है। मतलब अधिकता किसकी हो गई, माइनस की अधिकता हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है, तब वो प्रदर्शित करता है माइनस। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। अब हम देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मतलब क्या है, अभी हम पढ़े हैं कि जब किसी पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, या तो धन आवेश उत्पन्न होता है या फिर ऋण आवेश। तो किसी पदार्थ को हम रगड़ रहे हैं तो उसमें धन आवेश या ऋण आवेश क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसी की व्याख्या करने के लिए है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत ये बताएगा कि कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में धन आवेश क्यों उत्पन्न होता है, या फिर हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के क्षण में ऋण आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है, कहां से उत्पन्न हो जाता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आवेश कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, इसी की व्याख्या करेंगे आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। ये पदार्थ हो गया, ये अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। और अगर हम अणु की बात करें तो ये जो अणु है ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब पदार्थ बना होता है अणुओं से, और अणु की बात करें तो वो बना होता है परमाणुओं से। और परमाणु की संरचना भी आप पढ़े हो कि परमाणु का समस्त भार जो है उसके केंद्रीय भाग में रहता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ पे रहता है, उसके केंद्रीय भाग में रहता है, जिसको हम कहते हैं नाभिक। तो परमाणु का जो नाभिक है वहां पे रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये हो गया परमाणु का नाभिक, केंद्रीय भाग। तो नाभिक में दो कण हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और प्रोटॉन जो है धन आवेशित होता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि परमाणु का जो नाभिक है वो किससे बना होता है, तो परमाणु का नाभिक बना होता है दो कणों से। एक तो न्यूट्रॉन जिसमें कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, और दूसरा प्रोटॉन जो धन आवेशित होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में गति करते रहते हैं। ये स्थिर कक्षा है, यहाँ पर वो गति करते रहते हैं। मतलब ये हो गया परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना।
चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु बने होते हैं परमाणुओं से मिलकर। और अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान, उसका समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में होता है, जिसको हम कहते हैं नाभिक। तो परमाणु का नाभिक जो है दो कणों से मिलकर बना होता है। एक तो न्यूट्रॉन जिसका संकेत होता है N और इसमें कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। और दूसरा कण होता है प्रोटॉन जो कि धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश पाया जाता है? तो ये ऋण आवेशित होते हैं। अब अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अत्यंत नजदीक है और ये प्रोटॉन में प्लस आवेश है और इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश है। और अभी हम पढ़े हैं कि विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब इसके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये नाभिक के नजदीक में है, मान लो इसको हम पहला इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो अंतिम कोष में है। अंतिम कोष को ही हम संयोजी कोष भी कहते हैं। तो ये जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये जो है नाभिक से दूर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है, चलो इसका नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन ए और इसका नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन बी। दो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ए जो है नाभिक के अत्यंत नजदीक में है और इलेक्ट्रॉन बी जो है बहुत दूर में है, पृष्ठ पर है, अंतिम कोष पर है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण बल अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ए जो है नाभिक के अधिक नजदीक है तो उसके लिए नाभिक का जो आकर्षण बल होगा वो अधिक होगा, मतलब ये नाभिक से बंधा हुआ है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के नजदीक में रहते हैं, इसीलिए नाभिक का जो आकर्षण बल है वो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए अत्यधिक होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में है और नाभिक से दूर है, तो इसके लिए नाभिक का जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आवेश उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये कांच का छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है। अभी हम परिभाषा में पढ़े हैं, कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं धन आवेश। और कोई भी पदार्थ धन आवेश कब बताता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो कांच के छड़ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कांच के छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां जो हम बात कर रहे हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का पढ़े हैं अभी, बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बद्ध इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके? मुक्त इलेक्ट्रॉन के। तो जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कांच के छड़ का मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये चला जाता है रेशम के कपड़े में।
मतलब कांच के क्षण में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसीलिए बताता है ये प्लस आवेश। और रेशम का कपड़ा क्या कर रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये बताएगा माइनस आवेश। आगे हम आवेश के गुण पढ़ेंगे, तो आवेश के गुण में हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। और आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कांच के क्षण में जितना धन आवेश उत्पन्न हुआ है उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा रेशम के कपड़े पर। कांच के क्षण में अगर 1 2 3 4 धन आवेश हम प्रदर्शित किए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि रेशम के कपड़े में कितने ऋण आवेश होंगे, तो 1 2 3 4। सेम यही प्रक्रिया जब हम एबोनाइट की छान लेते हैं, जब एबोनाइट की छान को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो ऊनी कपड़े से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऊनी कपड़े का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाता है एबोनाइट की छड़ में। मतलब एबोनाइट की छड़ क्या कर रहा है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, मतलब ये प्रदर्शित करेगा ऋण आवेश। और ऊनी कपड़ा जो है यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब ऊनी कपड़े में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब ये प्रदर्शित करेगा प्लस आवेश। यहां तक समझ में आ गया। कांच के क्षण को हम रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो कांच के क्षण में धन आवेश क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि कांच के क्षण का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कांच के क्षण को छोड़कर कहाँ चला गया, रेशम के कपड़े में। इसीलिए कांच के क्षण में धन आवेश उत्पन्न हो गया और रेशम के कपड़े में ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। जब हम एबोनाइट की क्षण को ऊनी कपड़े से रगड़े, तो जो ऊनी कपड़े का मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चला गया कहाँ, एबोनाइट की क्षण में। इसीलिए एबोनाइट में ऋण आवेश उत्पन्न हो गया और ऊनी कपड़े में धन आवेश। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है, कांच के क्षण को हम रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो हम क्या भी लिखे हैं, क्या हम माने हैं कि कांच के क्षण में से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, रेशम के कपड़े में जा रहा है। ये कांच के क्षण है, इसको हम रेशम के कपड़े से रगड़े, तो कांच के क्षण में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था ये कहां गया, ये गया रेशम के कपड़े में। उल्टा क्यों नहीं हुआ, रेशम के कपड़े का जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच की क्षण में क्यों नहीं गया। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि कांच के क्षण को हम रेशम के कपड़े से रगड़े, तो रेशम के कपड़े में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी जा सकते थे कहां पर, कांच की क्षण पर। तो जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो किस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये निर्भर करता है उसके कार्यफलन पर। अब एक शब्द आ रहा है कार्यफलन। तो आपको कार्यफलन भी समझना है, क्योंकि आगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में हमको पढ़ना है कार्यफलन। वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते आए हो आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, कोई भी तत्व है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो वही कार्यफलन है। ये जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इनको बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन। अब कार्यफलन कम है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल सकते हो। कार्यफलन अधिक है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कांच के क्षण में से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में इसलिए गया क्योंकि कांच के क्षण का जो कार्यफलन है, कांच के क्षण का कार्यफलन ये जो है रेशम के कपड़े के कार्यफलन से कम है, कम है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो किस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसका कार्यफलन कम होगा। यहां पर अगर यही सवाल किया जाए
एबोनाइट की छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है? ऊनी कपड़े से। इसका मतलब ये हुआ कि ऊनी कपड़े का कार्यफलन एबोनाइट के छड़ की कार्यफलन से कम है। इसका कार्यफलन कम है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को हम ज्यादा आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। इस प्रकार हमने देखा कि जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश क्यों उत्पन्न होता है। आगे हम बात करेंगे आवेशों के गुण का। आवेशों के हम 3 प्रकार के गुण पढ़ते हैं। पहला होता है आवेशों का बीजीय योग, दूसरा होता है आवेशों का संरक्षण और तीसरा होता है आवेशों का क्वांटीकरण। तो ये जो आवेशों का बीजीय योग है, इसका मतलब क्या है? कोई भी निकाय है तो किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो उसके प्रत्येक अवयवों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है, बीजीय योगफल के बराबर होता है। जैसे यहां पर ये निकाय हो जाएगा। अब इस निकाय में 2 चीज है, एक तो कांच का छड़ है और दूसरा रेशम का कपड़ा है। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा? तो कांच के छड़ का जो आवेश है और रेशम के कपड़े का जो आवेश है, इनके आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर हम संरक्षण की बात करें तो जैसे हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है, आप पहले से पढ़ते आए हो। वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम भी होता है। आप इसी एग्जाम्पल से देख सकते हो कि कांच के क्षण में जितना धन आवेश उत्पन्न हुआ है उतना ही ऋण आवेश किसमें उत्पन्न हुआ है? रेशम के कपड़े में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी निकाय है उसका जो कुल आवेश है वो हमेशा नियत रहता है। तीसरा गुण है क्वांटीकरण, और अगर हम एग्जाम के व्यू से कहें तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटीकरण पूछता है आवेशों के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? इससे पहले हम पढ़े हैं जब किसी पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस पदार्थ को हम कहते हैं आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ मतलब जिसमें आवेश उत्पन्न हुआ है। तो किसी भी आवेशित पदार्थ का कुल आवेश कितना होगा? तो इस आवेशित पदार्थ का जो कुल आवेश है, कुल आवेश Q बराबर हम कहें तो ये होगा प्लस माइनस एन ई, जहां n का मतलब पूर्णांक है 1, 2, 3, 4 और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आवेशित पदार्थ है तो उसका जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। किसी भी आवेशित पदार्थ का जो कुल आवेश है, कुल आवेश Q, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, आवेश का पूर्ण गुणज। तो इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब है कि कोई भी आवेशित पदार्थ है उसका कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। और अगर हम क्वांटीकरण के कारण के बारे में सोचें कि आवेशों का क्वांटीकरण क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा पूर्ण रूप से होता है। कांच के क्षण में से रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण रूप से जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन 1/2 हो, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा पूर्ण रूप में होता है। इसीलिए आवेशित पदार्थ का जो कुल आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है।
तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम के व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि आवेशों के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वक्र का नियम।